हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करूंगा। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के जो मेन स्टेप्स हैं वो इस तरह से हैं। नंबर फर्स्ट है इमर्सेंस इफेक्ट और रेड ड्रॉप। नंबर सेकंड है फोटोसिस्टम फर्स्ट तथा फोटोसिस्टम सेकंड। नंबर थर्ड है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड एवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और नंबर फोर है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो प्रकार पाए जाते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो नंबर फर्स्ट है इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। तो इमर्सन तथा उनके साथियों ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, अपने जो प्रयोग किए थे, वह क्लोरेला एल्गी में किए थे, जिसमें उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की दर को ज्ञात किया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए दो लाइट क्वांटा की आवश्यकता होती है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 के एक अणु के फिक्सेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में CO2 के एक अणु के फिक्सेशन के लिए 8 लाइट क्वांटा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए 2 लाइट क्वांटा की आवश्यकता होती है। इमर्सन तथा उनके साथियों ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वह मोनोक्रोमेटिक लाइट में किए थे। विजिबल प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो 380 से लेकर के 760 के मध्य होती है। तो उन्होंने अपने जो प्रयोग किए वह मोनोक्रोमेटिक लाइट में किए। अब उन्होंने अपने प्रयोग में क्वांटम यील्ड को ज्ञात किया। क्वांटम यील्ड को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक प्रकाश क्वांटम के अवशोषित होने पर निष्कासित ऑक्सीजन अणुओं की संख्या क्वांटम यील्ड कहलाती है। इसके विपरीत एक अन्य शब्द भी आता है, क्वांटम रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन के एक अणु की विमुक्ति के लिए आवश्यक लाइट क्वांटा की संख्या क्वांटम रिक्वायरमेंट कहलाती है। तो इमर्सन तथा उनके साथियों ने अपने पहले प्रयोग में मोनोक्रोमेटिक लाइट का प्रयोग किया तथा उसमें उन्होंने देखा कि 380 मिली माइक्रोन से लेकर के 680 मिली माइक्रोन के मध्य के वेवलेंथ के प्रकाश में जो है फोटोसिंथेसिस की दर लगभग कांस्टेंट रहती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने 680 मिली माइक्रोन से अधिक वेवलेंथ के प्रकाश का प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस की दर में गिरावट आ जाती है, और क्योंकि यह गिरावट स्पेक्ट्रम के रेड रीजन में आती है, इसीलिए इन्होंने इसको रेड ड्रॉप कहा। तो रेड ड्रॉप का अर्थ ये हो गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट में 680 मिली माइक्रोन से अधिक वेवलेंथ के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की दर में गिरावट आ जाती है, और क्योंकि यह गिरावट प्रकाश के रेड रीजन में आती है, इसलिए इसको रेड ड्रॉप कहते हैं। उसके बाद इमर्सन तथा उनके साथियों ने अपने एक अन्य प्रयोग में जो है 680 मिली माइक्रोन से अधिक वेवलेंथ के प्रकाश के साथ साथ उससे कम वेवलेंथ के प्रकाश का भी प्रयोग किया, यानी 2 डिफरेंट वेवलेंथ के प्रकाश का एक साथ प्रयोग किया, जिसमें एक तो 680 मिली माइक्रोन या इससे अधिक वेवलेंथ का प्रकाश और दूसरा 680 मिली माइक्रोन से कम वेवलेंथ के प्रकाश का एक साथ प्रयोग किया। तो उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस की दर में जो है यह गिरावट नहीं आती है, या फोटोसिंथेसिस की दर जो है बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की रेट बढ़ जाती है, और इसको हम इमर्सन्स एनहेंसमेंट इफेक्ट कहते हैं। इमर्सन का जो है वृद्धि प्रभाव कहते हैं। तो अब इमर्सन के प्रयोगों से 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो ये कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें 2 फोटोकेमिकल रिएक्शंस पाई जाती हैं। एक तो वह फोटोकेमिकल रिएक्शन जो कम वेवलेंथ के प्रकाश में सक्रिय रहती है, और दूसरी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसके लिए 680 मिली माइक्रोन से
अधिक वेवलेंथ के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इमर्शन इफेक्ट के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है लाइट रिएक्शन में पाई जाती है, और ये दोनों फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं यह दो भिन्न फोटो सिस्टम्स के अंदर पाई जाती हैं, और इन फोटो सिस्टम्स को हम फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकंड कहते हैं, या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट तथा पिगमेंट सिस्टम सेकंड कहते हैं। प्रत्येक पिगमेंट सिस्टम में दो भाग पाए जाते हैं, एक तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर, या इसको कोर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें जो है एक्सेसरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ये एक्सेसरी पिगमेंट्स जिसमें क्लोरोफिल ए, बी तथा कैरोटीनॉइड्स आदि पिगमेंट्स पाए जाएंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का कार्य ये होगा कि लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वह रिएक्शन सेंटर को स्थानांतरित करता है। रिएक्शन सेंटर जो होता है वह पिगमेंट सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें क्लोरोफिल ए की एक विशेष फॉर्म पाई जाती है। यह लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके फोटो एक्साइटेड हो जाती है, और फोटो एक्साइटेड होने से इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जो मध्यवर्तियों को, अन्य किसी मध्यवर्ती को जाकर के, जैसे फियोफाइटिन है या क्लोरोफिल की एक कोई फॉर्म, उसको जो है अपचयित करता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि फोटो सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का कार्य होगा और लाइट ऊर्जा को अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र तक पहुंचाना। अभिक्रिया केंद्र लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और वह फोटो एक्साइटेड हो जाता है, जिससे इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। दोनों ही पिगमेंट सिस्टम में हम इस तरह से डिफरेंस दे सकते हैं। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट थाइलाकोइड की आउटर सरफेस पर पाया जाता है। पिगमेंट सिस्टम सेकंड थाइलाकोइड की इनर सरफेस पर पाया जाता है। नंबर सेकंड, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का निकास नहीं होता है, जबकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का निकास होता है, क्योंकि इसमें जल का प्रकाश ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद नंबर थर्ड है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो P700 होता है, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वो P680 होता है, जो क्लोरोफिल ए की एक फॉर्म होती है। और उसके बाद नेक्स्ट है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में NADPH का फॉर्मेशन होता है, जबकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड में NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो है साइक्लिक तथा नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है, जबकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है वो केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही भाग लेता है। इसके अलावा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जो आता है वो पिगमेंट सिस्टम सेकंड से प्राप्त होता है, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड को जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है वो है जल के प्रकाश ऑक्सीकरण से होता है। और लास्ट है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में जल का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और जबकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड में जल का फोटो ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरह से दोनों में हम डिफरेंस दे सकते हैं। प्रत्येक पिगमेंट, इसको डायग्राम के द्वारा भी अपन दिखा सकते हैं। प्रत्येक पिगमेंट सिस्टम में दो भाग होंगे, एक तो एंटेना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, और दूसरा है कोर कॉम्प्लेक्स या रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में जो है क्लोरोफिल की एक विशेष फॉर्म पाई जाती है, जैसे PS फर्स्ट में तो P700 पाया जाता है, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड में P680 पाया जाता है। और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कैरोटीनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी आदि पाए जाते हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम होगा लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर तक स्थानांतरित करना। तो पिगमेंट सिस्टम का यह फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया जो है इन्हीं पिगमेंट सिस्टम्स के अंदर कंप्लीट होती है।
उसके बाद है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।